हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा। यह टॉपिक जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से लिया गया है। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनको एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर के द्वारा की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि बाबर किस प्रकार मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और इस युद्ध में उसने जीत हासिल की। यह युद्ध उसने इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था। बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। यदि हम पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले की पृष्ठभूमि देखें तो वो हम इससे पहले वाले वीडियो में बाबर की जो पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा किया हूं। आगे देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर की जीत होती है। अब ये बाबर इस युद्ध में कैसे जीता, तो इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलामा नीति का प्रयोग किया था। तुगलामा नीति का प्रयोग किया था। ये तुगलामा नीति बाबर उज्बेक सरदारों से सीखा था। उज्बेक सरदारों से सीखा था, क्योंकि जब बाबर फरगना और कंधार के क्षेत्र में युद्ध में जब संलिप्त था तो उस समय फरगना और समरकंद के क्षेत्रों में उज्बेक सरदारों से उनकी लड़ाई हुई थी और उसी दौरान वह तुगलामा नीति को अच्छी तरीके से सीखा था, क्योंकि उज्बेक सरदार उस समय बाबर के साथ जब युद्ध लड़ रहा था तो ये तुगलामा नीति का प्रयोग किया था। जब बाबर काबुल को अपने अधिकार में लेता है तो वहां पर 2 योग्य सेना नायक उनके हाथ लगे थे। और वो जो सेना नायक थे वो था तोपची अली बेग और एक था बंदूकची जो बंदूक चलाने में बहुत ही माहिर थे। और ये था मुस्तफा। ये दोनों तोपची यानी सेना नायक तोपची अली बेग और मुस्तफा, ये दोनों व्यक्ति ने बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में काफी सहायता किया था और सैनिक का नेतृत्व भी किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया था और बंदूक का प्रयोग किया था। इस युद्ध के दौरान बाबर की सैनिकों ने एक सुरक्षा दीवार बना लिया था। उसने एक गड्ढे खुदवाया और गड्ढे के किनारे पर वृक्ष लगा दिया था। वृक्ष काट काट के लगा दिया था।
जिससे क्या हुआ, ये उनके सैनिकों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। और इसी का परिणाम था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है। जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और जीत हासिल करता है तो भारत का वह शासक बन जाता है। इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में मारा गया और इनके एक मित्र थे, इब्राहिम लोदी के एक मित्र थे और उसका नाम था, वो मित्र जो थे ग्वालियर के थे और उसका नाम था विक्रमजीत। इब्राहिम लोदी के जो मित्र थे वो ग्वालियर के थे, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सहायता की थी। तो विक्रमजीत भी मारे गए और इब्राहिम लोदी भी मारे गए। इसके बाद भारत का शासक बाबर बन जाता है। विक्रमजीत के ही घर से हुमायूं को कोहिनूर हीरा हाथ लगा था। इसके अतिरिक्त जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीतता है तो आगरा में राजा के राजकोष से काफी धन मिले थे, जिससे बाबर की जो आर्थिक विपन्नता थी वो दूर हो गई। आगे देखते हैं कि जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है तो इसके बाद वह भारत का शासक बनता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बाबर को भारत आमंत्रित किसने किया था, तो एक राणा सांगा ने किया था, एक दौलत खां ने किया था, दौलत खां ने किया था, और इब्राहिम लोदी के जो रिश्तेदार थे उन लोगों ने इनको भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन इन लोगों का मानना था कि पहले की तरह मध्य एशिया के जो विद्रोही शासक आते थे भारत में उत्पाद मचाते थे और धन संपदा लेकर के यहां से वापस चले जाते थे। जैसे मोहम्मद गौरी को ले सकते हैं, गजनी को ले सकते हैं, नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस प्रकार। लेकिन राणा सांगा और दौलत खां, इन लोगों को यही विश्वास था कि बाबर भी आएंगे और यही काम करेंगे, धन दौलत लेंगे और साम्राज्य हमें दे देंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन बाबर ऐसा कतई नहीं किया। उसने क्या किया कि युद्ध जीतने के बाद भारत का शासक खुद को घोषित कर दिया। इससे राणा सांगा और दौलत खां, ये लोग और इब्राहिम लोदी के जो रिश्तेदार थे जो बाबर से ज्यादा मेल भाव रखते थे, उन लोगों के मन में बाबर के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई। और अब वो लोग गुटबंदी करने लगे तो किस प्रकार से एकजुट होकर के बाबर को भारत से बाहर किया जाए। इसमें इन लोगों का साथ राजपूत राजाओं ने दिया, जो उस समय राजस्थान के क्षेत्रों में राज करते थे। उस समय बहुत छोटे छोटे राजवंश थे, जो राजपूत राजवंश थे, जो राजस्थान के क्षेत्रों में राज करते थे। उन लोगों ने भी राणा सांगा, दौलत खां, इन लोगों का साथ दिया।
इसके बाद अफगान सरदार जो थे, ये लोग भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों पर राज कर रहे थे, और ये लोग भी इन राजपूत राजाओं से जाकर के मिला, और ये लोग भी चाहते थे कि बाबर को किस प्रकार से एकजुट होकर के भारत से बाहर किया जाए। लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ। इन्हीं शत्रुता को देखते हुए बाबर ने क्या किया कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ता है। खानवा का युद्ध लड़ता है, और यह युद्ध उसने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। राणा सांगा प्लस बाबर, ये दोनों के मध्य हुआ था। राणा सांगा बनाम बाबर, दोनों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और राणा सांगा हार जाते हैं। इसी युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। इस बात को याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर यहां से पूछे जाते हैं प्रश्न कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा का युद्ध जब बाबर राणा सांगा से लड़ता है तो उसमें जिहाद का नारा दिया था, युद्ध जीतने से पहले। उसके बाद है कि जब युद्ध जीत गया था तो उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तो उस समय वह बाबर काबुल का शासक था, और काबुल जब यहां से वापस जाता है वह, तो वहां पर उसने चांदी के जो सिक्के थे, चांदी के सिक्के लोगों को दान में दिया था, या गिफ्ट में दिया था, या उपहार के स्वरूप समझिए तो उनको दिया था, क्योंकि युद्ध जीतने की खुशी में। इसीलिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि दी गई थी। गाजी की उपाधि बाबर ने खानवा के युद्ध जीतने के बाद धारण किया। अब इसके आगे चलते हैं कि खानवा के युद्ध में जब उसने राणा सांगा को हराया तो राणा सांगा का साथ एक मालवा का शासक था, जिसको चंदेरी भी कहा जाता है। चंदेरी क्षेत्र था जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय, ये राजपूत शासक था। इसने भी राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया था। इसके अतिरिक्त चंदेरी जो मालवा के क्षेत्र में था, वो पश्चिम भारत से जो सड़कें दिल्ली आती थी, आगरा को जोड़ती थी, उस सड़क मार्ग पर था। तो सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चंदेरी यानी मालवा के क्षेत्र को जीतना बाबर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। इस दृष्टिकोण से बाबर ने चंदेरी को जीतना आवश्यक समझा, और इसी के कारण 29 जून 1528 ईस्वी में 29 जून 1528 ईस्वी को बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच युद्ध होता है, जो चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में बाबर की जीत होती है। बाबर विजित होता है, बाबर की जीत होती है, और मेदिनी राय हार जाता है।
मेदिनी राय की हत्या कर दी जाती है और युद्ध लड़ने से पहले वहां की जो राजपूत कन्या थी, वो राजपूत कन्याओं ने जौहर कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग बाबर से नहीं जीत सकते हैं। इसलिए बहुत सारी जो राजपूत कन्या थी वो जौहर कर लिया था। और जब युद्ध हुआ तो बहुत सारे उसमें राजपूत राजा शासक लोग मारे गए और बाबर ने जीत हासिल की। और मेदिनी राय की दो पुत्रियां, मेदिनी राय की दो पुत्रियां, दोनों पुत्रियों को पकड़ लिया। और बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें नाम था अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं। तो अस्करी और कामरान, ये 2 बेटे कामरान और अस्करी के साथ, यानी कामरान को एक बेटी दे दी और एक बेटी अस्करी को दे दी है बाबर ने। इसके आगे चलते हैं कि 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध जीतने के बाद बाबर 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानियों से युद्ध लड़ता है। और उस समय अफगानियों से युद्ध लड़ता है और उस समय अफगानी लोग बिहार के क्षेत्रों में काफी सक्रिय था। इन अफगानियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बाबर ने 6 मई 1529 को अफगानियों से युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में भी वह जीत हासिल करता है और अफगानी हार जाते हैं। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर का साम्राज्य उत्तर भारत में काफी विस्तृत हो गया था। लेकिन जब तक वो साम्राज्य को संभालता तब तक 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये बीमार हो गए थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन जब ये बीमार चल रहे थे तो उसी समय इसने अपना उत्तराधिकार हुमायूं को बनाया था और हुमायूं को कहा था कि हमें मेरे मरने के बाद जो साम्राज्य है अपने चारों भाई में बराबर बराबर करके बांट लेना, क्योंकि उस समय काबुल भी इनके अधीन थे और भारत के क्षेत्र को तो जीता ही गया था, लेकिन भारत क्षेत्र को अस्थायित्व प्रदान नहीं कर पाए थे बाबर। अब बाबर से जुड़े और कुछ पक्ष है, देखते हैं। बाबर ने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनको शाहरुख कहा गया है। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि परीक्षा में यह प्रश्न पूछे गए हैं कि चांदी के सिक्के किसने चलाया था और उनको शाहरुख कहा गया है। शाहरुख नाम का सिक्के किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। बाबरी नाम के भी उसने एक सिक्के चलाए थे कंधार के क्षेत्रों में। ये शाहरुख सिक्के जो चलाए थे ये उसने काबुल में चलाया था, और बाबरी नाम के जो सिक्के चलाए थे ये वो कंधार में चलाए थे, कंधार के क्षेत्रों में चलाए थे। बाबर जब मरता है तो मरने के बाद उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने उनकी इच्छा के अनुकूल आराम बाग से निकाल करके काबुल में दफनाया था। बाद में इसे काबुल ले गया, काबुल ले गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के मरने के बाद हुमायूं उनका उत्तराधिकार बनता है और हुमायूं का जीवन बहुत ही उथल पुथल भरा रहा। जब हुमायूं शासन कर रहा था
तो उन्हीं के शासनकाल में शेरशाह सूरी आता है जो अफगानी सरदार थे, और हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है और भारत क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे अगली मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से एक प्रश्न है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे।